Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 11th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं अरसलान वहीद। स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, जिसके अंदर हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.3 और आज लास्ट टॉपिक में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का एक फार्मूला सीखा था और साथ ही मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट वे, जिसको हमने कहा था कि बाय द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम जो है वो देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ जो डिटर्मिनेंट की हैं मैंने पूरी की पूरी बोर्ड पे नहीं लिखी, आप अपने सामने बुक रखेंगे, मैं यहाँ से रीडिंग करूँगा, आपको एक एक प्रॉपर्टी जो है वो एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो स्टूडेंट बुक अपने सामने रखिए, बुक का पेज नंबर 105 जो टेक्स्ट बुक हमारी है 11th स्टैंडर्ड की, उसका पेज नंबर 105 आप ओपन करेंगे और उसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है वो मैं रीड करने लगा हूँ। पहली प्रॉपर्टी में कहता है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। पहली प्रॉपर्टी की जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसने ये कहा कि आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें, दोनों के आंसर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। यानी डिटर्मिनेंट की कुछ ख़ास बातें हैं, उसमें से एक बात ये है कि आपको अगर एक मैट्रिक्स दे दिया गया हो और आपको उसका डिटर्मिनेंट निकाल के कोई स्केलर नंबर आंसर निकालें, या आप उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लें उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। इस चीज़ को हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 को रीड करने लगा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है बुक के हिसाब से इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज माइनस टाइम्स ए। यानी अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने से पहले अगर आप उसकी रोज़ को इंटरचेंज करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है और इसका जो भी आंसर आएगा आपने इसका अगर इंटरचेंज कर दिया, यानी आपने कर दिया 4 5 6 1 2 3 7 8 9, इन दोनों के आंसर में सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क होगा। यानी सपोज अगर इसका आंसर 16 आता है तो इसका आंसर क्या आएगा? -16। और अगर आप एक दफ़ा फिर इसके अंदर इंटरचेंज कर दें किसी रोज़ को, फिर ये एक दफ़ा चेंज हो जाएगा। तो एक इंटरचेंजिंग पे एक दफ़ा माइनस बाहर लगाना पड़ता है। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि इंटर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इंटरचेंजिंग रोज़ या कॉलम्स के वजह से आपके डिटर्मिनेंट के आंसर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके डिटर्मिनेंट के आंसर पे प्लस माइनस का फ़र्क पड़ेगा। जो प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है जो हम यूटिलाइज करेंगे, मैं वही अभी फ़िलहाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपकी बुक कहती है प्रॉपर्टी नंबर 3 में इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज और कॉलम देन द डिटर्मिनेंट इज 0। ए डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा कब? जब आइडेंटिकल रोज या कॉलम्स होंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 7 0 1 1 2 3। इस डिटर्मिनेंट का आंसर कैलकुलेट किए बगैर डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इसका आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई सी 2 रोज या कॉलम आइडेंटिकल या सेम हो जाएं, तो जैसे इसमें रो 1 और रो 3 सेम है, इस वजह से इस डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। चाहे रोज़ कॉमन हो जाएं या 2 कॉलम्स कॉमन हो जाएं, कोई से भी 2 रोज़ या कॉलम कॉमन हुए या सेम हुए तो उसमें जो है आपका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं क्या कहती है आपकी बुक। प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहती है इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स रो कॉलम आर ए 0 देन ए डिटर्मिनेंट। ये तो वैसे भी अकल की बात है। वो कहता है कि अगर ए डिटर्मिनेंट तब भी 0 होगा इफ़ ऑल एंट्रीज जो हैं उसकी क्या हो जाएं? एंट्रीज 0 हो जाएं। वो तो वैसे बन भी नल मैट्रिक्स का बन जाएगा। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो वैसे भी 0 हो जाता है। बहरहाल एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने मेंशन करना था, तो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है। तो उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है देखते हैं जी।
आपकी बुक की प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है जी कि इफ़ द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के, देन द डिटरमिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज के टाइम्स ए। क्या मतलब है इस बात का? लिखा हुआ तो पढ़ लिया हमने। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक डिटरमिनेंट है। सपोज इसका आंसर, जस्ट फॉर एग्जांपल इसका आंसर आता है 6। अगर आप इस डिटरमिनेंट को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर स्केलर नंबर जो है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी उसका आंसर 12 बन जाएगा। समझ आ गई बात? दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि अगर आप ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी एक कॉलम से। जबकि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि कोई नंबर स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो वो तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई नंबर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो से करेंगे या किसी एक कॉलम से करेंगे। इट्स अप टू यू, क्योंकि डिटरमिनेंट किसी एक रो या कॉलम से कैलकुलेट हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। जब उसका सवाल आएगा मैं तब बता दूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 को मैं रीड करने लगा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि इफ़ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज एडिड अ नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ द रो और अ कॉलम, देन द डिटरमिनेंट रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज ए। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझ लीजिए। वो कहता है कि अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, सपोज 1 2 3 4 3 1 2 5 1, कुछ भी है, मैंने रैंडमली ऐसे ही अपनी तरफ से लिख दिया है। वो ये कहता है कि आप इस डिटरमिनेंट के अंदर किसी रो को किसी नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड करते हैं या उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब आपके डिटरमिनेंट का आंसर चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पर इसका आंसर जस्ट फॉर एग्जांपल 16 है और मैं इस रो को 1 से या 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं। चले मैं आपको करके दिखा देता हूं। 1 2 3। अब मैं इस रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 2 4 6 और इसको इसमें ऐड कर दूं। 4 और 2 6, 3 और 4 12, 1 और 6 कितना हो जाएगा 6 और बाकी सेम वैसे का वैसे। तो इसका आंसर भी वही रहेगा जो पहले वाले डिटरमिनेंट का आंसर था। यानी किसी एक रो या कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐड करने से, किसी स्केलर नंबर से ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से डिटरमिनेंट के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका हम बार बार यूज़ करेंगे। तो उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट, आपके सामने एक मैंने डिटरमिनेंट लिखा है जिसके अंदर नंबर्स की बजाय जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, ए प्लस एल ए। लास्ट लेक्चर में मैंने इसी वजह से इनको स्किप किया था, क्योंकि अगर इनको हम एक्सपेंशन वाले मेथड से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं। तो इसके अंदर हम अगर डिटरमिनेंट का यूज़ करेंगे, डिटरमिनेंट का अगर हम यूज़ करें तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में या इजीली कैलकुलेट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा डिटरमिनेंट की कि हम किसी भी रो को किसी रो में ऐड कर सकते हैं या किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो जिसके अंदर एडिशन होगी, चेंजेस उसी के अंदर प्रोड्यूस होंगी। जो रो या कॉलम ऐड होने के लिए आएगी उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूँ, कॉलम 1 के अंदर ऐड कर रहा हूँ कॉलम 2 और कॉलम 3, दोनों इन कॉलम्स को कॉलम 1 में ऐड कर रहा हूँ। तो चेंज सिर्फ कॉलम 1 में आएगा। याद रखें, मैं ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, चेंज सिर्फ कॉलम 1 में आएगा। जो रो ऐड होने के लिए आएगी उसको कुछ नहीं कहना आपने, तो बस दोनों रोज को इसमें ऐड कर देना है। तो आपके पास अब ये क्या बनेगी, a प्लस एल था, उसके अंदर ये आ जाएगा, ऐड होगा a माइनस एल, और एक ये a प्लस ए ऐड हो जाएगा। इसके अंदर ये दोनों आके ऐड होंगे, a प्लस एल प्लस a माइनस एल, और इसके अंदर ये दोनों ऐड होंगे। a माइनस एल पहले था, उसमें प्लस a कर दें आप,
बस ये ज़रा ख्याल से करना है और ये प्रैक्टिस से ये चीज़ आएगी आपको, प्लस ए प्लस एल। बाकी दोनों कॉलम्स को कुछ भी नहीं कहना। देखिए मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, ए माइनस एल, ए प्लस एल, ए माइनस एल, ए प्लस एल। अब देखिए ये जो है कुछ कैंसलेशन हो रही है, ये कैंसिल हो गया, एल से एल, ये भी एल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3a 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 बन गया पहले कॉलम के अंदर, 3a 3a 3a। बाकी आप देखें क्या बनता है, a माइनस एल, a प्लस एल, a, उसके बाद a माइनस एल, a प्लस एल। ये आपके पास डिटर्मिनेंट की शक्ल बन गई है। तो स्टूडेंट जिस तरह आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी ने ये बताया था कि आप किसी स्केलर नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी डिटर्मिनेंट से तो वो सिर्फ एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह आप अगर कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं तो किसी एक रो या कॉलम के अंदर अगर कुछ कॉमन है तो आप वो कॉमन ले सकते हैं। कॉलम 3 के अंदर आप देखें, कॉलम 3 के अंदर, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉलम 3 में कॉलम नंबर 1 में हमारे पास 3a जो है कॉमन है। तो जब मैं इसको कॉमन ले लूँगा तो ये बनेगा 3a, अंदर रह जाएगा 1 1 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने नंबर्स को 1 1 1 बना लिया या सेम बना लिया, इससे आपकी जो एक्सपेंशन है वो बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि अगर डायरेक्ट इसको एक्सपेंड किया जाए आंसर आ जाएगा, ये नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन वो एक इतना बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसको देख के ही हम पहले ही थोड़ा नर्वस हो जाएंगे कि पता नहीं ये क्या बन चुका है। तो उसके बाद a माइनस एल, a प्लस एल, a माइनस एल, a और a प्लस एल। अब आपको याद होगा कि डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन करते वक्त मैं आपसे ये कहता था कि उस रो या कॉलम को चूज़ करें जिसके अंदर ज़ीरो हो, तो एक्सपेंशन थोड़ा सा ईजी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। अब यहाँ तो ज़ीरो खुद बनाने का मौका मिल रहा है। कैसे? जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी रो या कॉलम को किसी दूसरी रो या कॉलम में हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ मैं इन दोनों रोज़ को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो दो ज़ीरोज़ इजीली प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो क्या ऑपरेशन लगेगा? R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। अब आप ये समझ लें कि चेंज उसमें प्रोड्यूस होता है जो पहले लिखते हैं। जो माइनस होने आए या प्लस होने आए उसमें कभी भी चेंजेस नहीं आती। R2 में चेंज आएगा और R3 में चेंज आएगा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने। 3a R1 में कोई चेंज नहीं है, 1a माइनस एल a। अब R2 ऐसी लिखनी है कि उसमें से R1 माइनस होती जाए, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस करते जाना है। 1 माइनस 1 0, क्योंकि R2 में चेंज आएगा। a प्लस एल माइनस ए प्लस एल, तो a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। चले मैं दिखा दूँ, a प्लस एल माइनस ए प्लस एल हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें से इसको माइनस करूँगा साइन चेंज हो जाएगा। a से a कैंसिल, क्या आंसर आ रहा है? 2l आंसर आ रहा है। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे a माइनस एल माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस एल जो है वो आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह जब आपने ये ऑपरेशन लगाया है कि R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं तो चेंजेस R3 में ही आएंगी, R1 सिर्फ माइनस हो रही है। 1 माइनस 1 0, a माइनस ए प्लस एल, a से a कैंसिल, आंसर l बन जाएगा। a प्लस एल माइनस a से माइनस a कैंसिल, आंसर l बना। अब आप देखें कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंशन करूं, तो ये एक्सपेंशन जो है बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर दो तो ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ जो हैं वो एक्सपेंशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो हमें एक्सपेंशन में मेंशन ही नहीं करना पड़ता। तो उसके बाद अब मैं इस पर एक्सपेंशन लगाने लगा हूँ। देखें यहाँ एक्सपेंशन लगाता तो बहुत ज़्यादा एक ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता जो कि अनकंट्रोलेबल कंडीशन में भी जा सकता था। अब यहाँ एक्सपेंशन लगाएंगे आप तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिंग बाय रो वाइज नहीं, कॉलम 1। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, तो कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंशन होगा। 3a
3a। ठीक है जी। अब पहला एलिमेंट लिखना है आपने, ये तो कांस्टेंट था वैसे ही रह गया। पहला एलिमेंट, फिर उस कॉलम और रो को इग्नोर करेंगे और 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लेंगे। ये इग्नोर हो गया, 2l -l l और l। अब देखिए दूसरा एलिमेंट लेता मैं, दूसरा एलिमेंट इनटू डिटर्मिनेंट, तो वो एलिमेंट 0 है, इसको 0 कर देगा। तीसरा एलिमेंट लिख के, तीसरा एलिमेंट 0 है, अंदर जो भी मैं 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लूँगा उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो लिखने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। सिर्फ इसी वजह से ऐसे रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंशन करना बड़ा आसान होता है या बेहतर होता है, जिसके अंदर कुछ ज़ीरो हो, वो हमारी कैलकुलेशन को क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। तो अब देखें इसका आंसर क्या बनता है, 3a, ये तो 1 है, इसका क्या बनेगा 2l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बना, 3a इंटू l, 3a इंटू 3l स्क्वायर बनाना, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, 3l स्क्वायर। तो ये क्या बना हमारे पास, 9al स्क्वायर। 9al स्क्वायर जो है वो इसका क्या बनता है, हमारे पास आंसर बनता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं बुक में, इंशाल्लाह यही आंसर होगा। तो आप देखें इस तरह के डिटर्मिनेंट जिसके अंदर नंबर्स की बजाय कोई एक्सप्रेशंस हों, उनको हम बाय द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है वो अगर हम सॉल्व करेंगे बाय द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मैं एक और क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। जी स्टूडेंट, अब आपके सामने मैंने एक और डिटर्मिनेंट लिखा है जिसके अंदर नंबर्स की बजाय जो है अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करूं तो अल्फ़ाबेट की एक लंबी सी लाइन बन जाएगी जिसके अंदर पावर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो उससे पहले अगर मैं डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करूं, सॉरी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करूं, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो सकता है। तो सबसे पहली जो मैं प्रॉपर्टी लगाने लगा हूँ वो ये कि किसी एक रो या कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है। अब आप देखें रो 1 में क्या कॉमन है, ए, पूरी रो में कुछ कॉमन हो आप कॉमन ले लें, ए कॉमन आ गया। रो 2 में देखें, रो 2 में क्या कॉमन है, बी कॉमन है। रो 3 में देखें क्या कॉमन है, सी कॉमन है। अब आपके पास जो अंदर वैल्यूज़ बची, यहाँ से ए निकल गया, 2 1 1 1 2 1 1 1 2। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम रो 1, टेकिंग बी कॉमन फ्रॉम रो 2। अगर नहीं भी लिखते तो इसका कोई मार्क्स के डिडक्ट होने की कोई चांस। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो एक 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है और इसके अंदर वैल्यूज़ भी बहुत ही छोटी छोटी हैं, तो आप एक्सपेंशन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये ए बी सी अब आपके साथ एज ए स्केलर मल्टीपल रहेगा, बाकी आप एक्सपेंशन कर दें रो 1 के थ्रू। अगर इसमें भी अगर आप ज़ीरोज़ प्रोड्यूस कर लें काम और भी आसान हो सकता है। अगर ज़ीरोज़ प्रोड्यूस ना भी करें तब भी, क्योंकि नंबर्स हैं, आपका गुजारा चल जाएगा। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1, रो 1 के थ्रू मैं एक्सपेंशन करने लगा हूँ। तो रो 1 के थ्रू एक्सपेंशन में पहले सबसे पहले 2 आएगा, फिर एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, फिर -1 आएगा, फिर एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, फिर +1 आएगा, फिर एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। इसमें क्या आएगा, इस कॉलम रो को इग्नोर करें, 2 1 1 2 2 1 1 2। इसमें क्या आएगा, इस रो कॉलम को इग्नोर करें, 1 1 1 2 1 1 1 2। और इसमें क्या आएगा, इनको इग्नोर करें, 1 2 1 1 1 2 1 1। छोटे छोटे नंबर्स हैं जिनको एक्सपेंड करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बना ABC डॉट 2 इंटू 2 2 4 -1 कितना हो जाएगा, 4 -1 3 हो जाएगा, -1 इंटू 2 -1 1 हो जाएगा, +1 इंटू 1 -2 1 -2, चलें पूरा ही लिख देते हैं, 1 -2 -1 बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्या बना, 2 3 6। अच्छा, ये ABC जो है ये चूँकि बाहर है तो ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा। एक चीज़ नोट कर लें जो कि मिस्टेक लग रही थी, ये सबसे मल्टीप्लाई होना है, तो इसको आप ब्रैकेट के बाहर ही रहने दें। तो ब्रैकेट के अंदर जो आंसर बन रहा है हमारे पास वो देखें क्या बन रहा है, 2 3 6 6 -1 कितना हो जाएगा, 6 -1 5 5 -1 4। तो क्या आंसर बना, 4ABC। 4ABC जो है वो इसका क्या बनता है, हमारे पास आंसर बनता है। तो स्टूडेंट इस तरह आप जो है
किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आपके पास नंबर्स की बजाय अल्फ़ाबेट्स हैं तो उसको आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।